बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब आर्म्स रूल 2017 के मुताबिक पंजाब के अंदर असला लाइसेंस हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। असला लाइसेंस के हवाले से हम एपिसोड वाइज वीडियोस बना रहे हैं। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि वो कौन से लोग अहल हैं जो असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि आप असला लाइसेंस की एप्लीकेशन किस को सबमिट कर सकते हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। लेकिन आज हम असला लाइसेंस के हसूल के लिए इस सारे तरीक़ाकार को थोड़ा सा डिटेल के साथ बयान करेंगे कि इसका लीगल प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी शख्स असला का लाइसेंस हासिल करना चाहेगा वो तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अपने ज़िला के डीसी के पास एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा। अपने उस ज़िला के डीसी को एप्लीकेशन देगा जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है और जहाँ पर उसका डोमिसाइल है। जब आप डीसी साहब को एप्लीकेशन देंगे तो डीसी साहब उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे पंजाब आर्म्स रूल 2017 के सेक्शन 6, 7 और 8 की रोशनी में कि उसका क्या लीगल प्रोसेस है। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एप्लीकेशन डीसी साहब को गुजारते हैं तो डीसी साहब इसमें एक तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आया कि जिस शख्स की एप्लीकेशन उनके पास आई है क्या वो एलिजिबल भी है, क्या उसने एलिजिबल क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। सबसे पहले डीसी साहब ने ये ऑब्जर्व करना है। उसके बाद उन्होंने एक मुतलका पुलिस स्टेशन से उस शख्स के बारे में रिपोर्ट मंगवानी है कि आया कि इस शख्स का जनरल कंडक्ट क्या है, इसका मौजूदा और साबका कंडक्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। डीसी साहब उस शख्स के बारे में जिसकी एप्लीकेशन आई होगी उसके बारे में तमाम तर रिकॉर्ड अपने पास मंगवाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, पुलिस रिपोर्ट तलब करेंगे और ये देखेंगे कि आया कि इसका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जब डीसी साहब को इत्मीनान हो जाएगा कि ये एक अच्छा इंसान है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इसका जनरल कंडक्ट भी ठीक है, तो डीसी साहब उसकी एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए उसको एनआरसी यानी कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद एनआरसी में जाती है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप पर्सनली 90 दिन के अंदर एनआरसी में अपीयर हों। यानी कि अगर आप 90 दिन के अंदर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपीयर नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि जो डीसी साहब की तरफ से आपको अप्रूवल मिली है वो विड्रॉ कर ली गई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपकी एप्लीकेशन डीसी साहब से अप्रूव होने के बाद नादरा के सेक्शन में चली जाए यानी कि एनआरसी में चली जाए तो आप फौरी तौर पे वहाँ पे विद इन टाइम अपीयर हों। अगर आप 90 दिन के अंदर अपीयर नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्ट हैं कि उनको एनआरसी में अपीयर होने की पर्सनली ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेक्शन 7 के अंदर उन लोगों को डिस्कस किया गया है जिनको एनआरसी में पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो लोग मेंशन किए गए हैं इनके अलावा दीगर तमाम आम जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एनआरसी में पर्सनली अपीयर हों। अब कौन लोग हैं जी? सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब यानी पार्लियामेंट के सिटिंग मेंबर्स और पंजाब के एमपीएस यानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। दूसरे नंबर पे पर्सनस हु आर इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन बेस 17 एंड अबव यानी कि 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स और उससे बड़े ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं उनको पर्सनल अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। आर हैव रिटायर्ड फ्राम सच सर्विस यानी कि 17वें या उससे ज़्यादा ग्रेड के अफसरान या रिटायर्ड अफसरान उनको पर्सनली एनआरसी में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सर्विंग कमीशन एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुसल्लह फ़ौज के कमीशन ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स इनको एनआरसी में पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके अलावा जितने भी दीगर लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जब डीसी साहब से उनकी एप्लीकेशन अप्रूव होकर एनआरसी में चली जाए तो वो वहाँ पर्सनली अपीयर होंगे, विद इन टाइम होंगे, 90 दिन के अंदर अपीयर होंगे। अगर 90 दिन के अंदर अपीयर नहीं होंगे तो उनकी एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी। यानी कि ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि उनकी एप्लीकेशन विड्रा कर ली गई है। अब
इसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा कि यानी सबसे पहले आपने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। मंजूर होने के बाद उसको एनआरसी यानी कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में उसको भेज दिया गया। वहाँ भेजने के बाद ज़रूरी है कि आप 90 दिन के अंदर वहाँ पे अपीयर हों, और अपीयर होने के बाद आप फर्दर क्या करेंगे जी, इसका डिस्कस किया गया सेक्शन 8 पंजाब आर्म्स रूल 2017 के मुताबिक कि आप क्या करेंगे। परचेज एंड एंट्री ऑफ ए लाइसेंस an applicant within 90 days of the approval of personal arm license from the government or the DC, as the case may be, he shall purchase the arm of the category to which the personal arms license pertains from a registered dealer or any other source prescribed by the government। यानी कि एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद जब आप एनआरसी में अपीयर होंगे तो ज़रूरी है कि आप किसी भी ऑथोराइज्ड असला डीलर से अपना मुतलका बोर जिसका आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जिस वेपन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसको आप परचेज करेंगे और उसको नादरा के ऑफिस में उसको अप्लाई कर देंगे। किस तरह से? अप्लाई टू एनआरसी फॉर एंट्री ऑफ द आर्म्स सो परचेज्ड इन द पर्सनल आर्म लाइसेंस, फेलिंग विच द अप्रूवल ऑफ द डीसी और द गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन। यानी कि आपने 90 दिन के अंदर किसी भी ऑथोराइज्ड असला डीलर से वेपन ख़रीदना है, उसकी से एक रसीद हासिल करनी है, 90 दिन के अंदर एनआरसी में अपीयर होना है और वहाँ पे उसको अप्लाई कर देना है, उसका अंदराज करवा देना है। इसके अलावा सबमिट 2 फायर टेस्ट बुलेट्स बाय द आर्म्स टू पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एज पर प्रोसीजर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम। यानी कि आपने एनआरसी में अपीयर होने तक 2 किस्म के काम करने हैं। एक तो आपने अपना जो रिक्वायर्ड वेपन है उसको परचेज़ करके उसको एनआरसी में अप्लाई करके उसका अंदराज करवाना है, और इसके साथ जो वेपन आपने परचेज़ करना है उसकी 2 बुलेट्स को फायर करके उसकी एम्प्टीज़ को फोरेंसिक साइंस एजेंसी में उसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रोसेस के साथ आपको एनआरसी की तरफ से एक कंप्यूटराइज असला का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिटेल के साथ डिस्कस किया कि आपने एप्लीकेशन डीसी साहब को गुजारनी है, वहाँ अप्रूवल के बाद एनआरसी में जाएगी, एनआरसी में जाने के बाद 90 दिन के अंदर आपने वहाँ पे अपीयर होना है। इस तरह आप अपना एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो असला लाइसेंस के हसूल के लिए अगर आप कोई प्रोसेस करवाना चाहें, फ़ाइल बनवाना चाहें, असला का लाइसेंस हासिल करना चाहें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।